अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन इन जेनेटिक्स बायोलॉजी का। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस बारे में भी कुछ बताऊं, तो अब मैं सीक्वेंस वाइज नहीं चल रही हूं, मैं दरअसल इस हिसाब से चल रही हूँ कि जो बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं चैप्टर्स, तो आई थिंक सो चैप्टर 8 चैप्टर 6 सम हाउ डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैं पहले उनको कंसीडर करूँगी, ना कि जो चैप्टर 1 जो कि मोस्ट ईजीएस्ट है। तो अब इसमें पहले तो अगर अब मैं वेरिएशन इन जेनेटिक्स पढ़ना है तो इसकी कुछ टर्म्स होती हैं, वो समझना ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपको नहीं समझ आने वाला है आगे का जो भी टॉपिक है। तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें ये टर्म्स आनी चाहिए, यानी कि जीन क्या होता है, एलील क्या है, जीन लोकस क्या है। जीन लोकाई का हो या लोकस का हो, बात एक ही है। लोकाई इज़ प्लरल, लोकस इज़ सिंगुलर, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील एंड सो ऑन। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं एक सेल होता है, ठीक है, एक एनिमल सेल, ये प्लांट सेल। तो चले हम कंसीडर कर लेते हैं, अब ये एक सेल है और इस सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस को अगर आप जूम करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा क्रोमोसोम, यानी कि अगर डिवीजन फेस में होंगे तो आपके पास क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, लेकिन अगर आप नॉन डिवाइडिंग फेस में इसको कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्रोमैटिन नेटवर्क मौजूद होगा। लेकिन बात एक ही है कि अगर क्रोमोसोम का है या क्रोमैटिन नेटवर्क वो होता है हेरिडिटरी मटीरियल। तो अब ये न्यूक्लियस को जूम करने से हमें क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, इन क्रोमोसोम्स के अंदर एक्चुअली डीएनए होता है। मैंने इसी सीक्वेंस से इन्हें अलाइन किया है कि सबसे पहले आपके पास सेल होता है, उस सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल विच इज़ क्रोमोसोम मौजूद होता है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर भी आपके पास डीएनए होता है। ये 7 फीट लॉन्ग डीएनए सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग की वजह से क्रोमोसोम में आ जाता है। इसके बाद डीएनए के अंदर जीन्स और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, यानी वो जो आप पढ़ते हैं चैप्टर 6 में आके आप इंशाल्लाह डिटेल में जब पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। खैर न्यूक्लियोटाइड का भी हम तस्करा नहीं करेंगे इतना, हम सिर्फ जीन तक स्टॉप करेंगे। तो चलिए अब जीन होते क्या हैं। डीएनए तो आपको मालूम है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रैंड पैरेलल और दूसरा उसके एंटी पैरेलल होता है, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है जीन्स आपके मौजूद होते हैं। अब मैंने एक क्रोमोसोम की मिसाल देखिए बताया है कि अब देखिए ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम की बात करूँगी तो इट मीन्स कि वो वन क्रोमैटिड भी कहलाएगा। क्रोमैटिड बेसिकली क्या होता है मैं भी बता देती हूँ। देखिए ये मैं क्या बना रही हूँ, ये एक आप यूँ भी कह सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है, एंड यू कैन फर्दर से कि ये एक क्रोमैटिड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह का कर दूँ, डायग्राम समझिए, मैंने यानी कि दो स्ट्रैंड्स बनाने की कोशिश की है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम। तो अब ये क्योंकि सेंट्रोमियर से गिनते हैं हम कि क्रोमोसोम कितने हैं, तो ये एक क्रोमोसोम है बट क्रोमैटिड 2 हैं। ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि यानी अगर हम सिर्फ क्रोमैटिड की बात करें तो क्रोमैटिड इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, और जो आपके पास क्रोमोसोम होता है वो सेंट्रोमियर की मदद से गिना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलें कहाँ थे हम कि आपके पास जीन है और ये जीन भी अब अकेला नहीं होता। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि कुछ क्रोमोसोम्स यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स आपके फादर्स आते हैं और हाफ मदर्स आते हैं, यानी कि हाफ कैरेक्टर्स या हाफ ट्रेड्स आपकी मदर्स आती हैं और हाफ ट्रेड्स या हाफ कैरेक्टर्स आपके फादर्स आते हैं। तो एक जीन का मतलब होता है कि 2 एलील्स, एक एलील फादर के पास से आता है, एक एलील मदर के पास से आता है। फिर इन दोनों एलील्स में से जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है, और इन दोनों ही एलील्स को यानी जो फादर और मदर दोनों के पास से ट्रेड आए उन दोनों को हम जीन कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, राइट। अब ये सेंट्रोमियर से अटैच नहीं दिखाया क्योंकि आपको समझाना था। तो जिस
जगह पर जीन मौजूद हो, दैट इज़ कॉल्ड द जीन लोकस या जीन लोकाई। काफ़ी सारे जीन्स होते हैं उनके, जीन लोकाई। इसके बाद अब दूसरी बात ये है कि ये तो हमने एक क्रोमोसोम में ये जो दो रेड और ब्लू हैं ये जीन है, बट अगर हम सिंगल कंसीडर करें कि जैसे ये रेड क्या है, दैट इज़ एलील, ये एक अलग एलील है और ये एक अलग एलील है। अब आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के कॉन्सेप्ट भी समझने होंगे, तो आगे चलते हैं। एलील्स मैंने आपको बता दिया फॉर्म ऑफ जीन है, इसे बहुत मुश्किल करके बताया जाता है, लेकिन मैं आपको ईजीएस्ट वर्डिंग में बताना चाहूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रहे। तो एलील इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन, यानी एक जीन होता है तो उसके दो एलील्स होते हैं, ठीक। अब डोमिनेंट होते हैं और रिसेसिव होते हैं। जो डोमिनेंट एलील होते हैं उन्हें हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। डोमिनेंट एलील वो जो अपने आप को एक्सप्रेस करें, यानी एक बच्चा अगर टॉल है तो उसके पास टॉल की भी फ़र्ज़ करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि जैसे उस बच्चे के पास एक टॉल की भी कैरेक्टर थी, एक टॉल की भी ट्रेट थी और एक शॉर्ट की भी ट्रेट थी, लेकिन वो क्योंकि फिनोटिपिकली टॉल था तो इसलिए हमें पता चला कि इसके पास जो डोमिनेंट एलील है वो कैपिटल टी कह लें फॉर एग्ज़ाम्पल, या उसके पास टॉल की जो डोमिनेंट एलील मौजूद है। रिसेसिव वो जो कि अपने आप को एक्सप्रेस ना करे डोमिनेंट के सामने, यानी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर ऐसा केस है कि ये वाला कंसीडर कर ले, थर्ड केस, कि आपके पास एक कैपिटल टी है यानी कि एक डोमिनेंट एलील है, एक स्मॉल टी है यानी कि एक रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट के सामने कि अगर क्रोमोसोम में हेटेरोज़ाइगस कंडीशन है यानी कि दो डिफरेंट एलील्स हैं, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव दोनों साथ मौजूद है, तो ये रिसेसिव कभी भी अपने आप को डोमिनेंट के सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चा अगर टॉल है और उसके पास फ़र्ज़ करें कि हेटेरोज़ाइगस कंडीशन है, यानी उसके पास कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, बट वो फिर भी शॉर्ट हो या डॉर्फ हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसके पास ये दोनों ही मौजूद हैं एलील्स तो वो ऑब्वियसली वो टॉल होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि अब ये रिसेसिव आकर अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब डोमिनेंट अपने आप को उस वक्त भी एक्सप्रेस कर रहा है कि जब दोनों ही एलील्स यानी एक जीन में दोनों ही एलील्स यानी मदर के पास से भी टॉल का कैरेक्टर आया, फादर के पास से भी टॉल का कैरेक्टर आया, तो वो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो अपने आप को टॉल ही शो करेगा। लेकिन अगर मदर के पास से टॉल और फादर के पास से डॉर्फ का कैरेक्टर आ रहा है, इसके बावजूद भी वो अपने आप को टॉल शो कर रहा है, तो ये डोमिनेंट है। रिसेसिव कब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव इस केस में ओनली इन दिस केस अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी मदर के पास से भी शॉर्ट का कैरेक्टर आए, फादर के पास से भी शॉर्ट का कैरेक्टर आए, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो आगे की जनरेशन होगी वो शॉर्ट होगी, यानी वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे। अब होमोजाइगस को प्योर ब्रीडिंग भी कहते हैं और हेटेरोजाइगस को हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर भी कहते हैं। ये मैंने बहुत तफसील से आपको बताया, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि होमोजाइगस वो कि जिसके अंदर या तो दोनों ही डोमिनेंट एलील्स मौजूद हो या तो दोनों ही रिसेसिव एलील्स मौजूद हों, और हेटेरोजाइगस वो कि जिसके पास डिफरेंट एलील्स मौजूद हो, यानी एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील, तो वो कहलाएगा हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड। अब हम देख लेते हैं एक फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप नाम से ज़ाहिर, फिनो मतलब कि फिज़िकल अपीयरेंस। एक मैंने ट्री की एग्जांपल दिया था, दो ट्रीज़ हैं, एक टॉल और एक शॉर्ट। अब ये जो टॉल है ना, इसका जो फिनोटाइप है यानी इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये टॉल है, ठीक है, और इसका हमें फिनोटाइप ये नज़र आ रहा है कि ये शॉर्ट है, यानी इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो शॉर्ट और ये जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है ये टॉल।
लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है? अब इसका तो हम बआसानी बता सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बोला कि रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस ही होमोजाइगस कंडीशन में करता है। और यहाँ पे जो की दे रखी है वो बता रही है कि अगर कोई शॉर्ट है, कोई ट्री शॉर्ट है, तो यानी उसके पास स्मॉल टी मौजूद है। ठीक है, अगर कोई जैसे ये ट्री है, ये शॉर्ट है यानी शॉर्ट या डॉर्फ है, तो इसके पास स्मॉल टी मौजूद है यानी कि रिसेसिव है। और ये रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस ही होमोजाइगस कंडीशन में करता है। तो इसका मतलब इसके पास जो एक जीन में 2 एलील्स होते हैं, मदर के पास एक और फादर के पास एक, तो दोनों ही पेरेंट्स ने इसको शॉर्ट के एलील शॉर्ट का कैरेक्टर दिया है, यानी दोनों के पास से ही स्मॉल टी आए हैं। लेकिन ये जो टॉल है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसके पास ज़रूरी नहीं है कि ये होमोजाइगस कंडीशन ही हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो। इस पर एक टॉपिक भी होता है टेस्ट क्रॉस के, जिससे हम मालूम करते हैं कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, ट्री और एनी अदर थिंग, अगर वो टॉल है बज़ाहिर या शॉर्ट है, शॉर्ट का तो जाहिर सी बात है अभी बताया कि मसला नहीं होता है, लेकिन अगर बज़ाहिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉल है तो वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, ये आप मालूम करके बताएंगे, आपको मालूम करना है। ये आपकी बुक में टॉपिक मौजूद है टेस्ट क्रॉस के नाम से, ये आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, तो खैर इसमें होता क्या है, अगर एक ट्री टॉल है तो इसके पास ये एक कंफर्म बात है कि इसके पास टॉल के लिए जो ट्रेट होता है, जो एलील होता है कैपिटल टी, वो इसके पास मौजूद है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके फादर ने अब प्लांट्स में मदर फादर, ये पेरेंट्स तो नहीं होंगे लेकिन हम समझाने के लिए कहते हैं कि जो इसकी पहले की जनरेशन थी, यानी कि जो इसके पेरेंट्स थे, उनमें से फॉर एग्जांपल इसके फादर टॉल थे, तो इसके पास एक कैपिटल टी मौजूद था और जिसकी वजह से ये टॉल है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसकी मदर के पास स्मॉल टी मौजूद हो, इसकी मदर शॉर्ट हो और उन्होंने अपना एलील इसको दिया हो, तो ये स्मॉल टी और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, यानी ये बज़ाहिर टॉल है, लेकिन इसका जो जीनोटाइप है, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल बताता है, वो ये बताता है कि ये हेटेरोजाइगस है। और ऐसा भी हो सकता है कि मदर और फादर दोनों ही ने कैपिटल टी दिया हो, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर दिए हो दोनों ने, तो ये जो है होमोजाइगस है। अब फिज़िकली जो आपको नज़र आता है इन शॉर्ट, जो फिज़िकली आपको नज़र आता है वो फिनोटाइप होता है, जो जेनेटिकली होता है, यानी जो पेरेंट्स ने दिए होते हैं कैरेक्टर्स, वो दरअसल हमें जब हम क्रॉस करवाते हैं, जब हम इनको एग्जामिन करते हैं, तो हमें पता चलता है जीनोटाइप, और फिर वो बताता है कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब इसके बाद मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं। मैं जल्दी से आपको कोई रिवीजन दे देती हूँ कि जीन क्या था। बेसिकली जीन जो है वो आपके पास 2 एलील्स का कॉम्बिनेशन होता है। कह लें कि 2 एलील्स आपस में मिलते हैं तो एक जीन कहलाता है। ये 2 एलील्स एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से आता है। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एलील वो डोमिनेंट कहलाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए वो रिसेसिव कहलाता है। जो डोमिनेंट होता है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जो आपके पास रिसेसिव एलील होता है ये सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। होमोजाइगस कंडीशन वो कि जिसमें या तो दोनों ही डोमिनेंट हो या तो दोनों ही रिसेसिव हो। हेटेरोजाइगस कंडीशन वो जिसमें एक डोमिनेंट एलील और एक रिसेसिव एलील हो। ये हमने टर्म्स डिस्कस किए। अब हम चलते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो ऐसा नहीं है कि मेंडल बहुत पहले थे कि जिन्होंने ऐसा काम किया इनहेरिटेंस पर, इनसे पहले भी कई साइंटिस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि जो पहले के साइंटिस्ट थे उनका फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं, तो इसलिए उनका नाम भी नहीं आता है।
मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था इसने सक्सेसफुल रहा कि इन्होंने जो है एक तो गार्डन बी चूज़ किया। गार्डन बी यानी कि पाइसिंग सटाइवम, जिसका बायोलॉजिकल नेम है, इन्होंने वो चूज़ किया था। ये आपको पेज नंबर 184 पे डिटेल्स मिल जाएंगी। 5 इनकी वजूहात थी कि जिसकी वजह से इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, उसे पढ़िएगा आपको समझ आएगा। तो सबसे पहली तो बात ये थी कि इन्होंने एक पाइसिंग सटाइवम गार्डन बी जो प्लांट था वो सिलेक्ट किया, और उसकी खुसूसियत ये थी कि वो सिर्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, यानी उसकी मतलब उसके एक ही फ्लावर में जो है फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन उसके पास नहीं पाई जाती, यानी जो दो फ्लावर्स के दरमियान होती है। तो इस वजह से, और जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है वो नेचुरली तो नहीं होती है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन वो आर्टिफिशियली हो सकती है। तो इस वजह से हम जो भी क्रॉस करेंगे हमें मालूम होगा कि क्या इसका रिज़ल्ट आना है या क्या आया है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं मेंडल ने जो अपना रिज़ल्ट पेश किया उसकी तरफ। मेंडल ने बताया कि मैंने पाइसिंग सटाइवम जो कि गार्डन बी है उसका एक येलो सीड प्लांट और उसके ग्रीन सीड प्लांट को क्रॉस कराया। जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे येलो सीड प्लांट मिला, यानी और इसने कहा कि ये F1 यानी कि फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यानी मैं समझाती हूँ अभी ये जो। अच्छा, अब इस पे एक और बात क्या लिखी हुई है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स थे ये, यानी कि ये होमोजाइगस कंडीशन में थे। इसके पास एक कैपिटल वाई था तो दूसरा भी कैपिटल वाई था, और एक स्मॉल वाई था इसके पास तो दूसरा भी स्मॉल वाई था। कुछ इस किस्म के जो सीड प्लांट्स थे इन्हें क्रॉस कराया। जब क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऑब्टेन हुआ, यानी इसने हुआ दरअसल क्या है, इसने अपना एक गैमीट दिया विच इज़ कैपिटल वाई। अब ये बहुत गंदा हो गया ये, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए पहले से लिख कर रखती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे समझाना था तो इसलिए मैंने सोचा कि उसी वक्त लिखूँ। तो चलें, अब कैपिटल वाई, अब होमोजाइगस कंडीशन है, दो गैमीट्स हैं, एक कैपिटल वाई ये वाला और कैपिटल वाई ये वाला। अब हम कोई सा भी ले, बात एक ही है, हमने ये एक उठा लिया, ठीक है। अब इसका भी यही माजरा है कि दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है, प्योर ब्रीडिंग प्लांट है। तो इसका हम कोई सा भी वाई ले लें, डजंट मैटर। जब इस कैपिटल वाई और इस स्मॉल वाई ये दो गैमीट्स को क्रॉस कराया, दर हकीकत जो इतना शॉर्ट में मैंने लिखा है कि एक ये पेरेंट्स थे, येलो सीड प्लांट और ग्रीन सीड प्लांट, ये दो पेरेंट्स थे, और इन्होंने जब क्रॉस कराया गया तो एक येलो सीड प्लांट का हमारे पास आ गया रिज़ल्ट। तो दरअसल इसके पीछे कहानी ये थी कि ये जो प्योर ब्रीडिंग है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स इसके पास मौजूद थे। येलो फॉर डोमिनेंट, यहाँ पे मैंने की मेंशन नहीं की है, लेकिन जो मेंडल का लॉ था उसके मुताबिक जो येलो है वो डोमिनेंट होते हैं उसके पास एलील, और जो ग्रीन होता है उसके पास रिसेसिव एलील होते हैं। तो अब चलिए खैर, इसका ये गैमीट आया, ठीक है, कोई सा भी हम ले लें, बात एक ही है, और इसके पास से रिसेसिव एलील आया। जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई रिजल्ट आया विच इज़ हेट्रोजाइगस रिजल्ट, यानी इसके पास एक होमोजाइगस एलील भी मौजूद है और एक हेट्रोजाइगस एलील भी मौजूद है। अब ये जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाई, लेकिन क्योंकि येलो डोमिनेंट था और डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो या होमोजाइगस कंडीशन हो, तो हमने कहा कि जो नया रिज़ल्ट है, यानी जो नई जनरेशन है फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसमें
जो प्लांट है वो येलो सीड प्लांट है। येलो जो कि डोमिनेंट है उसने अपना आप एक्सप्रेस किया, तो बज़ाहिर जो भी पौधा था वो उसके पास जो सीड्स थे वो येलो थे, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल था यानी उसका जो जीनोटाइप था वो हेटेरोजाइगस था, यानी उसके पास एक फॉर एग्जांपल ये फादर है और ये मदर है, तो उसके पास एक फादर का भी एलील मौजूद था, एक मदर का भी एलील मौजूद था। इसके बाद अब यही वाली जो चीज़ थी ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसका क्रॉस कराया, ठीक है। तो अब यानी कि जो दो अब ये जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन का जो ऑफ स्प्रिंग था, अब ये पेरेंट्स हैं, दोनों एक ही जैसे लिए हैं, यानी दोनों ही हेटेरोजाइगस लिए हैं। अब पहले की तरह ये नहीं है कि हम कैपिटल वाई ले लें सिर्फ या कैपिटल स्मॉल वाई ले लें सिर्फ तो काम चल जाएगा, क्योंकि अब गेमीट्स दोनों अलग अलग हैं। अब होमो नहीं हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो हमने दो गेमीट्स लिए, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये दो गेमीट्स हैं और इसके भी इसी तरह से दो गेमीट्स हैं। अब ये मैं आपको बॉक्स में सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्रॉस करवाते हैं। कुछ दूसरे मेथड्स भी होते हैं लेकिन मैं उस पर फोकस नहीं करूँगी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैं आपको सिंपलेस्ट बताऊँगी। हम एक साइड पर मेल और एक साइड पर फीमेल रखेंगे। इट्स योर चॉइस कि आप फीमेल को इधर रखते हैं, मेल को इधर रखते हैं, या आप मेल को इधर रखते हैं, फीमेल को इधर रखते हैं। इट्स योर चॉइस। अब क्या होता है कि हम क्रॉस कराते हैं किस तरीके से, ये कैपिटल वाई इन दो कॉलम्स के लिए और स्मॉल वाई इन दो कॉलम्स के लिए, ये कैपिटल वाई इन दो रॉस के लिए और ये स्मॉल वाई इन दो रॉस के लिए। तो चलें, अब पहले क्या होगा कि इस कैपिटल वाई और इस कैपिटल वाई का क्रॉस कराएंगे, कराते हैं। हमें जो रिज़ल्ट ऑब्टेन हुआ कैपिटल वाई, सही। अभी मैं इस बात का नहीं कहूँगी कि ये हमारे पास फिनोटाइपिकली आए हैं रिजल्ट्स या जीनोटाइपिकली आए हैं। आई एम जस्ट क्रॉसिंग ओवर देम। तो अब कैपिटल वाई लिख दिया। अब ये स्मॉल वाई ये रहा और ये कैपिटल वाई ये रहा। मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखूँ या स्मॉल वाई कैपिटल वाई लिखूँ, इट्स अप टू मी, मेरी मर्ज़ी, मैं किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम के वक्त ख्याल रखिएगा कि आप डोमिनेंट को पहले लिखें। अच्छा, उसके बाद फिर अब ये मैंने क्या कहा था, ये कैपिटल वाई इन दो कॉलम्स के लिए है, तो ये कैपिटल वाई ये वाला ये इधर आ गया, राइट, और ये स्मॉल वाई विच इज़ फॉर द ग्रीन, लेकिन मैं इसको रेड से शो कर रही हूँ, इट डजंट मैटर, आपको समझ आना चाहिए। ये मैंने मेंशन कर दिया, यानी ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, यानी मैं कलर चेंज करके बताती हूँ, लेट्स सी। तो ये कैपिटल वाई क्रॉस्ड विद दिस स्मॉल वाई। अब इसके बाद ये स्मॉल वाई इसका क्रॉस में कराऊंगी। मैंने क्या कहा था कि ये स्मॉल वाई इन दो कॉलम्स के लिए है और ये स्मॉल वाई इन दो रॉस के लिए है, तो इस कॉलम में आ जाएगा ये, राइट। मैं कलर वापस वही कर लेती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये स्मॉल वाई मैंने इधर लिख दिया, राइट, और ये स्मॉल वाई उठा के इधर लिख दिया। मतलब क्या हुआ कि मैंने इन दोनों को क्रॉस कराया। अब मेरे पास ये जीनोटाइप रिज़ल्ट आया है, ये बता रहा है कि अगर डोमिनेंट एलील मौजूद है यानी कैपिटल वाई, तो जो सीड है वो टॉल है। अगर होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होता है रिसेसिव एलील, अगर रिसेसिव एलील मौजूद है होमोजाइगस कंडीशन में तो सीड प्लांट डॉर्फ कैरेक्टर को शो करेगा। अब इसमें ये जो है दो ही डोमिनेंट हैं, मैं इसको येलो से दिखाती हूँ कि ये भी डोमिनेंट एलील है और ये भी डोमिनेंट एलील है। इसके अलावा जो डोमिनेंट एलील होता है, मैंने की से शो नहीं किया इधर, वरना मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो डोमिनेंट एलील होता है ये होता है आपके पास एक्सप्रेस करने वाला।
तो अब ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा होमोजाइगस कंडीशन में, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी होता तो ये येलो ही बताता रिज़ल्ट। तो अब ये हो गया। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये आई थिंक इतना विजिबल नहीं है। ये येलो सीड प्लांट ऑब्टेन होगा, राइट। और अब यहाँ पर देख लीजिए, वो जो मैंने केस बताया था डोमिनेंट हेट्रोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो यहाँ पे वो चीज़ शो होगी कि एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो इस वजह से ये रिज़ल्ट भी येलो होगा। यानी इसका जो फिनोटाइप होगा, ये जो बज़ाहिर पौधा जो उगेगा वो येलो उगेगा। इसके बाद फिर हम दूसरे पर आ जाते हैं कि वो बिल्कुल एज इट इज़ कंडीशन है, बिल्कुल एज इट इज़ कंडीशन है कि एक डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। तो अब रिज़ल्ट क्योंकि डोमिनेंट का आता है, यानी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो ये रिज़ल्ट होगा येलो का, यानी येलो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ पे लेकिन जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। मैंने कहा था कि जो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करते हैं रिसेसिव एलील करते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो अब क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है, रिसेसिव एलील्स हैं, तो ये जो पौधा होगा ये ग्रीन होगा। अब हम लिख लेते हैं कि फिनोटाइप रेशियो क्या होगा और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा। तो अब थोड़ा गंदा हो गया ये, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, मुश्किल हो रही होगी थोड़ी। कि देखिए ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये एक फिनोटाइप क्या होता है, बज़ाहिर ये जो पौधा उगेगा ये कौन सा उगेगा, ये येलो सीड प्लांट वाला उगेगा। ये बज़ाहिर कौन सा, ये भी येलो, और ये वाला ये भी येलो, ठीक है, और ये ग्रीन। तो ये बज़ाहिर वाली बातें हैं, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है, इसे थोड़ा सा गंदा कर दिया है। तो देखिए अब ये एक येलो फिनोटिपिकली, ये एक फिनोटिपिकली येलो, ये एक फिनोटिपिकली येलो, यानी कि 3 फिनोटिपिकली येलो हैं। और जीनोटाइप की भी बात नहीं करते, फिनोटिपिकली अब ये 3 इन 4 में से 3 जो है वो येलो हैं और एक ग्रीन है। तो 1 फॉर द ग्रीन, फॉर द रिसेसिव, फॉर द ग्रीन सीड प्लांट, ठीक है। अब मैं रिसेसिव बोलूँगी तो आई थिंक आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने आगे ऐड कर दिया ग्रीन सीड प्लांट ऑब्टेन होगा। ये फिनोटाइप रेशियो है। जीनोटाइप रेशियो क्या होगा कि होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ये एक येलो सीड प्लांट तो मौजूद है, फिनोटिपिकली येलो है। आपके पास डोमिनेंट एलील भी एक मौजूद है और दूसरा भी डोमिनेंट एलील है। तो ये डोमिनेंट कंडीशन होमोजाइगस वाली है। होमोजाइगस वो कंडीशन कि जिसके अंदर दोनों ही या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव होते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पास डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा ऐसी डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन आपको कहीं और नज़र नहीं आ रही होगी। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये भी होमोजाइगस है, तो या ये भी होमोजाइगस है, लेकिन ये रिसेसिव होमोजाइगस है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस नहीं है। तो हमने लिखा 1 रेशो। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव विच इज़ हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रही है, लेकिन अभी हम जीनोटाइप की बात करें तो हम बस होमो एंड हेटेरो पे फोकस करेंगे। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये येलो है या ग्रीन है, बस ये एक हेटेरोजाइगस है।
और इसी के जैसा सिमिलर ये है, ये भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो ये हमें 2 सीड प्लांट्स ऐसे ऑब्टेन हुए। इसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल अलग ही केस कि जिसका फिनोटाइप भी अलग था और अब इसका जीनोटाइप भी अलग है कि रिसेसिव ये भी है और रिसेसिव ये भी है। होमोजाइगस कंडीशन में है तो 1:1 का रेशो आपके पास ऑब्टेन हुआ जीनोटिपिकली और 3:1 का रेशो आपके पास ऑब्टेन हुआ फिनोटिपिकली, यानी 3 येलो और 1 ग्रीन प्लांट है और सीड प्लांट है। और जीनोटाइप रेशो ये बता रहा है कि 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और 1 होमोजाइगस रिसेसिव हमारे पास सीड प्लांट्स ऑब्टेन हुए हैं। अगर इसके हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने इस वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी तवील हो रही है तो इस वजह से इसमें मैं सिर्फ आपको मेंडल्स फर्स्ट लॉ बता रही हूँ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस ये सब कहते हैं। वजह क्या है? मोनोहाइब्रिड, मोनो मीन्स 1 और हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर। तो यानी यहाँ पर जो हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है वो एक इससे भी समझ सकते हैं आप कि सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, ट्रेट का मतलब कैरेक्टर। तो इससे जो हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है वो एक कैरेक्टर हमने इस्तेमाल किया था, यानी येलो या ग्रीन सीड प्लांट विच इज़ ट्रेट। तो हमने सिंगल ट्रेट के बारे में डिस्कस किया था मेंडल्स फर्स्ट लॉ में, और मोनोहाइब्रिड यानी कि एक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ, यानी कि जो हमने एक कैरेक्टर लिया था विच इज़ फॉर द सीड प्लांट, कलर ऑफ द सीड प्लांट, तो उसके लिए जो हमारे पास कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में आया, तो इस वजह से हमने ऐसे कहा। अब नेक्स्ट उसमें जो वीडियो होगी उसमें मैं बात करूँगी सेकंड लॉ की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है, कि इसमें थोड़ी सी बेटरमेंट की ज़रूरत थी या ये अच्छी थी। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।